पत्थरबाजी करने वालों की तस्वीरों को पुलिस ने किया सार्वजनिक। नाम बताने वालों की पहचान रखी जाएगी गुप्त। छात्रों के प्रदर्शन में चलाए थे पत्थर। जनता द्वार कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज। जिले को दी 31 करोड़ की योजनाओं की सौगात। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई पेपर लीक कांड मामला, फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने की 25,000 के इनाम की घोषणा। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार कर रही छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां पत्थरबाजी करने वालों की तस्वीरें जारी हो गई है। पुलिस ने तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। बता दें कि छात्रों के प्रदर्शन में पत्थर चलाए गए थे, जिसको लेकर के व्हाट्सएप नंबर पुलिस ने जारी किया है। पुलिस ने लोगों से जानकारी मांगी है। नाम बताने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो पुलिस ने नंबर जारी किया है, व्हाट्सएप नंबर पुलिस ने जारी किया है। ये नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके पीछे पुलिस की मंशा यही है कि जानकारी लोग जो है वो जानकारी दे पाए पुलिस को। नाम बताने वालों की पहचान जो है गुप्त रखी जाएगी। इसको लेकर के पुलिस ने ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। छात्रों के प्रदर्शन में पत्थर चलाए गए थे। पुलिस ने तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है और अब नामों की बारी है कि नाम बताए जाए और जो भी लोग नाम बताएंगे उनकी पहचान जो है गुप्त रखी जाएगी। पत्थरबाजी करने वालों की तस्वीरें जारी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, तस्वीरें तो जारी हो गई है, बस नाम की जानकारी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब छात्रों का प्रदर्शन हुआ था उसमें देखा गया था कि किस तरीके से पत्थरबाजी एक तरीके से कुछ लोगों के द्वारा की गई थी और उसी के चलते जो पुलिस विभाग है उसकी तरफ से तमाम जो फोटोज़ हैं वो एक तरीके से सार्वजनिक कर दी गई है, जिसमें से तमाम जो पत्थरबाज हैं जिन्होंने पत्थर चलाए थे पुलिस के ऊपर और आम लोगों के ऊपर भी जो है ये पत्थरबाजी हुई थी, उसको लेकर के जो फोटो है वो जारी कर दी गई है। और इसमें सार्वजनिक फोटो होने के बाद से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस ने अब एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी लोग इन्हें जानते हैं या इनकी पहचान अगर चिन्हित करते हैं तो उनकी सूचनाएं जो है गुप्त रखी जाएंगी। तो कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई की और जो है प्रशासन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक निंदनीय घटना थी कि देहरादून की सड़कों पर इस तरीके से उपद्रव देखने को मिला, जहाँ पर छात्र अपना आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। तो वहीं सरकार भी लगातार इस बात को लेकर गंभीर थी कि किस तरीके से उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन मांगों पर कहीं ना कहीं सरकार पहले से ही कार्रवाई करने के जो आश्वासन है वो दे चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के सड़कों को जाम किया गया, लगातार एसएसपी के द्वारा भी समझाया गया, डीआईजी के द्वारा भी समझाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा जो उपद्रव किया गया उनकी तमाम तस्वीरें जो है वो सार्वजनिक तौर पर कर दी गई हैं। और ऐसे में सीधे तौर पर ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है किस तरीके से ये लोग जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब इनकी पहचानों को चिन्हित करने के लिए जो नंबर है वो जारी किया गया है और ऐसे में कोशिश की जा रही है, आम लोगों से भी ये सहयोग मांगा जा रहा है कि इनकी तस्वीरें देख करके इनके नाम जो है बताएं और ऐसे में जो भी सूचना वो गुप्त रखी जाएंगी और साथ ही साथ जो सख्त कार्रवाई है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से इनके ऊपर की जाएगी। आकाश, बिल्कुल तस्वीरों के साथ में क्या और भी जानकारी पुलिस के हाथ लगी है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से जब से ये घटना सामने आई लगातार पुलिस जांच कर रही है और इसमें कोशिश यही है कि जो उपद्रवी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर उस समय देखा गया था कि जो लोग थे और जिन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं उसमें हिरासत में लिया गया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। और ऐसे में अब ये कोशिश की जा रही है कि जो उपद्रवी लोग थे जिनकी तस्वीरें सीधे तौर पर दिखाई दे रही है कि जो पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है, पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है, आम लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं पथराव इसमें हुआ है। और ऐसे में कह सकते हैं कि इसी को चलते लगातार पुलिस जांच कर रही है, अपनी कृषि विभाग की तरफ से भी जो है जानकारी जुटाई जा रही है। और ऐसे में अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें जारी की गई हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन लोगों की पहचानों को अब पुलिस जानना चाहती है कि आखिरकार ये लोग कौन है। और ऐसे में इसी को लेकर के जो तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहचान एक तरीके से सार्वजनिक होगी तो सही बात है कि कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है इन पत्थरबाजियों के खिलाफ भी जो है एक तरीके से पुलिस करती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल आकाश, तस्वीरें तो सामने आ गई है, व्हाट्सएप नंबर भी पुलिस ने जारी कर दिया है और जल्द ही अब नामों का भी पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विकास भवन पौड़ी में एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभाशाली स्कूली छात्र छात्राओं के साथ क्यों होता है गांव से पलायन विषय पर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए पलायन एक बड़ी चिंता का विषय है। कई गांव का खाली होना राज्य और देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी है। उन्होंने कहा कि राज्य
सरकार बड़े स्तर पर रिवर्स माइग्रेशन पर कार्य कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को रोजगार और स्वरोजगार प्रदान कर गांव में रोकने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना काल में लाखों प्रवासी भाई बहन अपने गांव आए। सरकार के लिए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का एक बड़ा अवसर था। कोरोना काल में कई युवाओं ने रोजगार को अपनाया। आज वही युवा कई अन्य लोगों को भी रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। सरकार और जनता के बीच आपसी समन्वय और सहभागिता से पलायन रुकेगा। राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान, उनका योगदान राज्य के लिए बहुत अविस्मरणीय रहा है और आगे भी हम उस पर काम करेंगे। स्वयं कहा है कि वो अपना पढ़ाई लिखाई अध्ययन इत्यादि करेंगे और उनका जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ राज्य को मिलेगा। आखिर ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि भर्ती हो, भर्ती परीक्षाएं आयोजित क्यों नहीं होने देना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि लोग चाहते हैं कि लंबे समय तक यहाँ की भर्तियां हो ही ना, जिससे कि बेरोजगार भटकते रहें और आंदोलन करते रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 6 पुलिस थानों और 20 पुलिस चौकियों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इसके साथ ही थराली की नारायण बगड़ पुलिस चौकी का भी उद्घाटन किया गया, जिसके बाद अब यहां के रहवासियों को रिपोर्ट दर्ज करवाने में मुश्किल नहीं होगी। अब यहां के रहवासियों को 18 किलोमीटर दूर थराली नहीं जाना पड़ेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष थराली देवेंद्र सिंह रावत समेत उप जिला अधिकारी थराली समेत कई लोग मौजूद रहे। में 6 थाने और 20 चौकियों का जो है 6 थाने नए खुले हैं और 20 चौकियों को जो है नई एस्टेब्लिशमेंट की है। और जैसे मेरे क्षेत्र में है थराली थाना क्षेत्र में, इसमें 48 जो गांव हैं तो राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस क्षेत्र में आ गए। इनमें हम कोशिश कर रहे हैं, सभी गाँव में संपर्क कर रहे हैं, करेंगे कोशिश तो कोशिश करने में हर्ज क्या है। उसमें तो ऐसा ना कि जितने भी 48 गांव हमारे पास हैं जो हमारे नियरेस्ट हैं, लगभग नज़दीकी हैं सभी गांव, उनमें सभी में संपर्क कर रहे हैं, सभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों से संपर्क करके पुलिस सहयोग, पुलिस की सहायता से जो सहायता हो सकती है वो करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी परिकल्पना अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास करना था। उसी परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने की कड़ी में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए अंत्योदय परिवारों को 3 निःशुल्क गैस रिफिल उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 33,129 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की योजना है ये, आज ये साकार हो रही है। 33,129 लोगों को जो है, धारकों को जो है ये दी जा रही है और इस क्रम के अंदर इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और अंत्योदय हमारे पंडित दीनदयाल जी कहते थे जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जब उसका विकास होगा तो निश्चित रूप में क्षेत्र का विकास होगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक कांग्रेस भवन में आयोजित की गई, लेकिन पर्यवेक्षक के न आने से नए अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने कांग्रेस की एकता बनाए रखने और देहरादून में बेरोजगार छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और उनको समर्थन दिया। वहीं आगामी नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की जीत का संकल्प लिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को आपस में बैठकर नए अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए ताकि कांग्रेस की एकता बनी रह सके और पर्यवेक्षक के आने की जरूरत ही न पड़े। कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है उस पर कोई विवाद नहीं था, लेकिन विवाद कुछ लोगों के द्वारा खड़ा किया गया है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस तरह से आज कांग्रेस के लोग कांग्रेस भवन में आज खचाखच दिखे, भरा हुआ कांग्रेस भवन दिखा, तो ये शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस अब एक मजबूत स्थिति में आकर खड़े होने की स्थिति में है
और प्रदेश सरकार अगर चाहे तो एक सही नेतृत्व को मसूरी दे, जिससे कांग्रेस को इसी तरह आगे बढ़ा चढ़ाकर कांग्रेस की जो पार्टी है वो मसूरी में सशक्त हो और आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपना जीत का परचम पुनः मसूरी में जो कांग्रेस की जो रीत चली आई है, क्योंकि ये जो मसूरी शहर है ये कांग्रेस का शहर है और कांग्रेस के लोग फिर पुनः यहाँ पे विजयी होंगे। आज बैठक में कहीं ना कहीं शहर अध्यक्ष के पद पे निर्णय होना था। अब अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। मात्र छोटी सीबीआई जांच कराने हेतु छात्रों ने आंदोलन किया, उस पर आपने उनको आतंकवादियों की तरह लाठी डंडों से पीटा, उनके सिर में हाथ पैर तोड़ दिए और आज वो आंदोलन वहाँ बैठे हैं, लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज पूरे उत्तराखंड के युवा सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उत्तराखंड आंदोलन के बाद आज इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले, निश्चित रूप से उत्तराखंड में परिवर्तन होने। देहरादून के शहीद स्मारक में बेरोजगार संघ का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी रोजगार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन का डंडा चलने वाला है। दरअसल शहीद स्मारक में धारा 144 लागू है, इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इस मामले में कलेक्टर सोनिका ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने की अपील की जा चुकी है। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कभी भी धरने होते हैं तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि इसके क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। कल इसी के क्रम में हमने बताया था और हमने ये भी बता दिया था कि अगर कोई धारा 144 लगी हुई है और अगर कोई उल्लंघन करता है तो तत्काल मुकदमे किए जाएंगे। उसी के क्रम में कल इन लोगों ने रिपोर्ट बनाई है और मुकदमे दायर किए जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनके द्वारा उल्लंघन किया। जोशीमठ में ग्रामीणों का आंदोलन करने का दूसरा दिन भी जारी रहा। ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के दूसरे दिन अनशन में प्रधान संघ अध्यक्ष अभिजीत प्रकाश ने समर्थन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक गीराबासा सड़क पर कार्य शुरू नहीं होता तब तक अनशन जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में 26 फरवरी को शिक्षक कर्मचारियों की प्रदर्शन रैली है, जिसको लेकर कर्मचारी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जिले के हर ब्लॉक से कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। शिक्षक कर्मचारियों ने कहा कि रैली के माध्यम से सरकार को ताकत दिखाई जाएगी। लोहाघाट में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियर, फार्मासिस्ट समेत कई विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोहाघाट विकासखंड के अंतर्गत विकासखंड की कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे विकासखंड के अंतर्गत कार्यरत जितने भी हमारे विभाग हैं सभी विभागों के पदाधिकारियों को और सदस्यों को हमने आज खुली बैठक में आमंत्रित कर रखा है, जिसमें बहुत सारे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर आ रखे हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, PWD, फार्मासिस्ट एसोसिएशन और हमारे इंजीनियर्स विभाग के भी कई लोग आए हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है तो आज विकासखंड की नई कार्यकारिणी का जो आगामी 26 फरवरी को हमारा NOPS का प्रांतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो है तो एक धरना प्रदर्शन हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है। शिव और शक्ति के मिलन महाशिवरात्रि की तैयारी पूरे देश में जोरों से चल रही है। यूं तो इस अवसर पर देश भर में शिव मंदिरों पर भव्य आयोजन होते हैं, लेकिन उत्तराखंड स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव विवाह की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। विश्व भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि कलयुग के प्रारंभ में भगवान शंकर यहां स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए थे। इस नगरी में जिस भी प्राणी की मौत होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विश्वनाथ जी की भूमि है। भगवान काशी विश्वनाथ इस सृष्टि के रचयिता मालिक महादेव जी, और इनका ये बहुत पौराणिक मंदिर है। मान्यता ये है कि इस काशी में और बनारस काशी में कोई भेद नहीं। जिस समय कलयुग का प्रादुर्भाव होगा भगवान भोलेनाथ के यहाँ साक्षात विराजमान होंगे, और आज भी यहाँ भोलेनाथ साक्षात विराजमान है और उनके एक नहीं कई प्रकार के प्रमाण हैं। शिवरात्रि महोत्सव की तैयारी चल रही है। शिवरात्रि के लिए यहाँ शिव बारात का आयोजन किया जाता है, जो कि हमारे पूरे शहर में विभिन्न स्थानों से होते हुए गुजरती है। भगवान भोलेनाथ की विवाह रूप में इसको संपन्न किया जाता है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, ये स्वयंभू है।
और इस लिंग जो है कम से कम 200 वर्ष बताया जाता है पुराना है। और इस जो स्वयंभू जो है इसका महत्व है, यहाँ पर दर्शन करने से जो सौभाग्य प्राप्त होता है और संतति की जो है कामना पूर्ण होती है, अपने आरोग्य की कामना, और महामृत्युंजय का जाप करवाने से जो है यहाँ पर अक्षय फल प्राप्त होता है। पर महाशिवरात्रि भी आ रही है, 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व रखा गया है और शनिवार को इसमें जो जलाभिषेक बेलपत्र इत्यादि भगवान को चढ़ाएंगे, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इदम काशी तदम काशी मत पूरी भेद वर्जित। इस काशी में और उस काशी में कोई भेद नहीं है। जिस तरह से भगवान यहाँ विराजमान है उत्तर की काशी में, उसी तरह वो पूर्व की काशी में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि वो कलयुग में यहाँ पर आए। हम सबका सौभाग्य है और हम सबको यहाँ पर भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में आना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। तो निश्चित ही उस व्यक्ति की या उस जीव की उसको मोक्ष मिलता है, उसको साधना मिलता है, तप मिलता है, जप मिलता है और उत्तर काशी में रह के ये सभी चीज़ें फलीभूत होती हैं। अभी हम खड़े हैं भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में, जो कि उत्तर काशी नगर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पे हर रोज़ जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है ये जो शिवलिंग है ये जो है स्वयंभू रूप में यहाँ पे विराजमान है, जिसका वर्णन जो है पुराणों में भी किया गया है। और शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इस बार जो शिवरात्रि है वो बहुत ही मनोहर ढंग से मनाई जा रही है, जिसमें कि जो है यहाँ के उत्तरकाशी के जो भजन दल हैं और यहाँ के जो हमारे बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पे जो है इस बार जो है दर्शनों के लिए आ रहे हैं। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तर। रवाई वसंतोत्सव एवं विकास मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हुआ, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। मेले के पहले दिन लोक गायकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा। मेले के उद्घाटन के अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने मेले में आए सभी अतिथियों एवं मेले में आई जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मेले को भव्य रूप देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से हम अपने विलुप्त होती लोक संस्कृति और रीति रिवाज को संजोए रख सकते हैं। इसके साथ ही भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराते हैं। वहीं वसंत उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि सर जो है आप सब लोग इस अधिक से अधिक संख्या में श्रवाई वसंत उत्सव में उपस्थित हों और हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसको आप लोग देखें। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो विलुप्त हो गई संस्कृति वो इस मंच के माध्यम से एक प्रतिष्ठित हो, उसको हम दिखाने का प्रयास करें। और आज इस देव राजा रघुनाथ की कृपा छाया से इस मेले का उद्घाटन हुआ है और समापन होने तक आप सब लोग जो है इस मेले में प्रत्येक दिन जो है आप सहभागिता दें, अपना सहयोग दें। माघ का महीना जो होता है यहाँ से वसंत ऋतु का शुभागमन होता है। नगर पंचायती अध्यक्ष श्री हरिमोहन सिंह जी नेगी जी का भी एक उद्देश्य यह रहता है कि ऐसे उत्सव किए जाएं, इससे यह एक शिक्षा मिलती है कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में भेदभाव रहित वातावरण और समरसता का भाव बना रहता है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। महाशिवरात्रि को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। इसी क्रम में कावड़ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ सुगम यातायात की व्यवस्था भी की गई है। एसपी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि कावड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पर्व है महाशिवरात्रि का, वो 18 को होने वाला है, जिस दिन भगवान के शिवालयों में जल चढ़ाया जाएगा। इसके संबंध में हमने व्यापक तैयारी करी है। पूर्व की वहाँ की जो यात्रा का रूट है, जब कांवड़िए हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं और वहाँ से जल ले आकर के, और जो हमारा यहाँ परंपरागत रूट है, उस रूटों पे हमने पर्याप्त बिजली और जो पैच वर्क का काम था SDM साहब और अन्य जो डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको करवा लिया है। यातायात के लिए भी हमने जो प्लानिंग करी है कि हाईवे पे हम किसी एक सड़क पे जो लेकर के आएंगे और एक सड़क पर हम ट्रैफिक को चलाएंगे। और इसी तरीके से जो हमारा ज्ञानार्थी मीडिया है वहाँ से पटेल नगर से डाल के और पुनः इसी बात को रूट पर ले जाकर के कांवड़ को संपन्न कराएंगे। चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। बीते 2 दिनों से अलकनंदा घाटी और बद्रीनाथ क्षेत्र सहित लामबगढ़ खीरो घाटी की पहाड़ियों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं हिमालय में हो रहा हिमस्खलन का खूबसूरत नजारा लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। गुलमर्ग कश्मीर में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स चल रहा है, जिसमें उत्तराखंड की भारती भुजवाण ने अल्पाइन स्लालम रेस की अंडर 18 गर्ल्स कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। अब तक उत्तराखंड की टीम ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ कुल 3 पदक हासिल किए हैं। वहीं खेल के चौथे दिन अंडर 14 सब जूनियर वर्ग के अल्पाइन स्कीइंग के इवेंट्स होने हैं, जिससे उत्तराखंड को कुछ पदक और आने की उम्मीद है। बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में धारे और नौले सूख रहे हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए चौगांव छीना में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव शामिल हुई। देवलधार के स्कूली बच्चों ने गांव के पारंपरिक पीने के पानी के स्रोतों को बचाने के लिए क्षेत्रीय पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ प्रस्तुतियां दी। साथ ही जल ही जीवन है के स्लोगन के साथ सुंदर अभिनय किया। कार्यक्रम के संचालक विजय रावत का कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपने पारंपरिक पुश्तैनी धारों और नौलों को पुनर्जीवित करना होगा। कि वहाँ भी वो चालू हो जाए। डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से और अपना देवलधार चौगांव छीने से हम ये कि एक संदेश देने की कोशिश करी है। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। तो एक नई पीढ़ी को एक थोड़ा सा एक इतना उत्साह उमंग है बच्चों में। हमारा तो अहोभाग्य है कि हमें चारों तरफ से हमें स्रोत का पानी मिल रहा है। ऐसे उत्तराखंड में भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी की भी नहीं प्राप्ति है, क्योंकि अभी सरकार ने घर घर नल की जो योजना है, अभी समय के अनुसार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नल में पानी मोटर बंद हो जाता है तो फिर उनको धारे की ही याद आती है। धारे नौले को बचाने का और पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं, जिला मंत्री जी हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष जी हैं। हमारे पूर्वजों से ही जो हमारे धारे नौले पे ही हम निर्भर थे, उन्हीं से धारे नौले से हम पानी पीते थे। आज ये धारे नौले सूखने के कगार में है। हमारे सरकार की मंशा है कि धारे नौले को पुनर्जीवित कर और हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।